नमस्कार। इस वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्यूशन एंड रिव्यू देखेंगे नीट 2021 के 50 क्वेश्चन जो कि केमिस्ट्री के हैं। ठीक है, नहीं है यहाँ पे केमिस्ट्री के कंप्लीट 50 क्वेश्चंस का आपको रिव्यू दिया जाएगा और साथ में सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। ठीक है, नहीं है इस पेपर को लेकर मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। क्योंकि जिस हिसाब से पेपर नीट में आना चाहिए उस हिसाब से ये पेपर बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही इजी पेपर कर दिया गया है अदर ईयर्स के कंपैरिजन में। क्योंकि हमें केवल क्वेश्चंस यहाँ पे 50 में से 45 ही करने थे। 5 क्वेश्चन जो टफ थे बच्चा छोड़ के आएगा। पहले चॉइस नहीं होती थी, इस बार चॉइस है। इसका मतलब इस बार कट ऑफ थोड़ी ज्यादा जाएगी। ठीक है, नहीं है। अब बात करते हैं अपन वेटेज की। इस बार के पेपर में इनऑर्गेनिक का वेटेज सबसे ज्यादा रहा है। लगभग 19 क्वेश्चन आपके इनऑर्गेनिक से मिले हैं। ठीक है, नहीं है। सेकंड नंबर पे वेटेज आपका फिजिकल का रहा है और उसके बाद वेटेज रहा है आपका ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक का वेटेज थोड़ा कम कर दिया। ठीक है, नहीं है। 11th 12th की बात करें तो ये मान के चलो कि ज्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं वो 12th वाले पोर्शन से आए हैं। ठीक है, नहीं है। पेपर के पैटर्न की बात करें तो थोड़ा सा यूं गलत यूं लगा कि इसमें 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मैचिंग के दे दिए। अब मैचिंग के क्वेश्चन आपको पता है अगर 2 ऑप्शन भी सही है मैचिंग वाले में तो वो पूरा का पूरा करेक्ट हो जाता है। ठीक है, नहीं है। एक तो ये कि मैचिंग के क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा थी। दूसरी, इस बार स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आपके लिए डाले हैं जो कि नया है नीट यूजी एग्जाम में। ये नया है। ठीक है, नहीं है। असर्टेन के रूम के क्वेश्चन नहीं है लेकिन स्टेटमेंट करेक्ट है रॉन्ग है इसको पूछा जा रहा है। ये बढ़िया है, अच्छी अप्रोच है बच्चे की कंसेप्ट टटोलने के लिए। ठीक है, नहीं है। एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट क्वेश्चनों को लेकर है कि एक क्वेश्चन का लिंक दूसरे क्वेश्चन से जुड़ रहे हैं। बच्चा अगर एक क्वेश्चन को ढंग से समझ गया तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? एक क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन, इस हिसाब से क्वेश्चंस आए हैं जो कि नहीं होना चाहिए था, खासकर इंडिया लेवल की एग्जाम पर तो नहीं। ठीक है, नहीं है। तो बहुत ही इजी है। हाँ, दो क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन ऐसे थे टफ कॉल, बिल्कुल नजदीक से। ठीक है, नहीं है। यानी कि थर्ड एम्पायर की आपको जरूरत पड़ सकती थी। ठीक है, नहीं है। ओवरऑल पेपर है आपका केमिस्ट्री का इजी मीडियम के बीच में। टफ नहीं बोलेंगे, इजी नहीं बोलेंगे, मीडियम नहीं बोलेंगे, इजी और मीडियम के बीच का है। समझ में आई? न तो ज्यादा इजी है न ज्यादा मीडियम है, तब तो बोल ही नहीं सकते इस पेपर को। ठीक है, नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं अपन पेपर की क्वेश्चंस। ठीक है, नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपकी स्टेटमेंट का। ये बोल रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट में एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल बिलोंग टू क्लास ऑफ नार्कोटिक एनाल्जेसिक। तो बिल्कुल एनाल्जेसिक होती है लेकिन नार्कोटिक क्लास की नहीं होती, ये नॉन नार्कोटिक होती है। जबकि मोर्फिन और हीरोइन जो है वो नार्कोटिक एनाल्जेसिक होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टेट 1 ये भी फॉल्स है। स्टेट 1 भी क्या है? स्टेटमेंट 1 भी क्या है आपका? फॉल्स है। और स्टेटमेंट सेकंड भी आपका फॉल्स है। फॉल्स ये ट्रू कब होते हैं? जब यहां पे ये नॉन उठकर यहां पे लग जाता है तब ये दोनों ट्रू हो जाते हैं। क्लियर है? पहला क्वेश्चन समझ में आया। अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं अपन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। जिरकोनियम एटॉमिक नंबर 40 और हफनियम एटॉमिक नंबर 72 है सिमिलर एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई। तो आपको पता है कि ये जस्ट किसके बाद आया है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के। तो लेंथेनम 57 से ल्यूटेशियम 71 तक लेंथेनाइड आते हैं। लेंथेनाइड के बाद में हफनियम आता है। और मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी लेंथेनाइड से रिलेवेंट कोई बात आए और एबनॉर्मलिटी बताए तो आपको एक ही जवाब देके आना है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। तो यहां पे ये बोल रहा है कि हैव सिमिलर एटॉमिक और आयनिक साइड बिकॉज ऑफ, तो आपका जवाब क्या होगा? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, नहीं है। तो यहां पे ऑप्शन दे रखे थे CS3F, CS3Cl, CS3Br और CS3I। तो यहां पे जब बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात की जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की कि कौन सा बॉन्ड मजबूत है, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कीजिए कौन सा बॉन्ड, तो यहां पे एक्चुअल में कार्बन और हेलोजन की बॉन्ड लेंथ की बात की जाती है
कि बॉन्ड लेंथ जिसकी ज्यादा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, और बॉन्ड लेंथ जिसकी ज्यादा है साइज जिसका बड़ा है इसका। तो इसका मतलब ये जो ऑर्डर आएगा अपने पास ये वाला, ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आएगा। किसका आएगा? बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर है। दिख रहा है आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर? अब बॉन्ड लेंथ के अपोजिट ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड स्ट्रेंथ का। इसका मतलब ये वाला ऑर्डर किसका आएगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ का, बॉन्ड स्ट्रेंथ। और जो बॉन्ड, जिस बॉन्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही मजबूत होगा, उसको तोड़ने के लिए उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका आंसर अपन ये बोल देंगे बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर वही होगा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। तो इसका आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा CH3F सबसे ज्यादा, CH3Cl फिर कम, फिर उसके बाद CH3Br और कम, और CH3I सबसे कम। तो ये किसका ऑर्डर हो गया भाई? ये ऑर्डर हो गया आपकी बॉन्ड एंथैल्पी का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, हाँ EDTA के बारे में पूछा था। तो EDTA क्या है? इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेट। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लिगेंड्स के बारे में बताते हैं, तो लिगेंड्स की स्ट्रक्चर्स आपको पता होनी चाहिए। जब तक स्ट्रक्चर्स नहीं पता होगी आप स्ट्रक्चर्स रिलेवेंट कोई भी क्वेश्चंस नहीं कर सकते। ये नेगेटिव चार्ज, ऐसे ही 4 ग्रुप यहां पे जुड़े हुए हैं, 2 इस नाइट्रोजन के ऊपर और 2 इस नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है भाई? अब आप जब इसके कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करोगे, इससे कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करोगे, तो ये आपको किसी भी मेटल को किस काम कितने कोऑर्डिनेशन नंबर देगा? 6 कोऑर्डिनेशन नंबर देगा। जैसे मान लो कि मेटल है तो ये इस प्रकार से अटैच होता है, इस प्रकार से ये आपका अटैच होगा। ठीक है? हाँ देखो आराम से, ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, तो अपन ये कह सकते हैं डबल बॉन्ड O, और ये CH2 और दिस, ये CH2। ठीक है? ये अटैच हो गया, इधर से ले लो इसको, नीचे से ले लो, यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड O, ये वाला इधर से। ठीक है? इसको थोड़ा सही लिख देंगे, CH2 ऐसे लिख देंगे, C डबल बॉन्ड O और ये नेगेटिव, और ये कहां से जाएगा? इधर से मान लो CH2 CO O। ये इस प्रकार से क्या होते हैं आपके 6 डोनर साइट जो है इस मेटल को प्रोवाइड करवाई जाएगी EDTA के द्वारा। कितनी? 6। यानी कि इसका डेंटिसिटी जो है वो 6 होगी। अब जब डेंटिसिटी 6 है तो ये डेंटिसिटी कौन कौन दे रहा है भैया? 2 नाइट्रोजन दे रहे हैं डोनर एटम, और 4 जो है वो ऑक्सीजन दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन। तो ये ऑप्शन में था कि कितने डोनर एटम नाइट्रोजन के होते हैं, कितने डोनर एटम आपके ऑक्सीजन के होंगे। तो EDTA में ये वाला आंसर जाएगा। ठीक है? नहीं है? देखो ये क्वेश्चन सबसे रद्दी क्वेश्चन है, खुद ही बता रहा है कि BF3 प्लेनर है। अब सराउंडिंग अगर 3 है और प्लेनर बोल रहा है तो डेफिनेट रूप से हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, 3 ऑर्बिटल। और ये बोल रहा है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसका मतलब ये हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने का मतलब क्या हो गया? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इस बोरोन के पास? बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। खुद बोल रहा है ये क्वेश्चन में, सबसे बड़ी बात ये। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा BF3 में, और 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे अराउंड द सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोल दिया ना, सबसे बड़ी, बस यही तो है भाई। नीट की जो एग्जाम है आपकी, नीट के एग्जाम में ये चीजें नहीं आनी चाहिए। BF3 के बारे में पूछ रहे थे कि BF3 में हाइब्रिडाइजेशन और बोरोन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन है। ये इतनी चीजें देने की कोई मतलब नहीं है, जरूरत ही नहीं थी। ठीक है? नहीं है? हाँ ये क्वेश्चन बढ़िया है। इसमें क्या दे रखी है आपकी? फ्रीक्वेंसी दे रखी है और वेवलेंथ दे रखी है। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशनशिप है? न्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा होता है। यही होता है क्या? हाँ, न्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा होता है, पता है अपन को। ठीक है? नहीं है? अब इसने आराम से दे रखा है, और ऑप्शन जो पूछा है वो मीटर में पूछा है। ये क्वेश्चन जो था वो क्लोज कॉल था। क्या था? क्लोज कॉल। क्यों बोल रहे हैं क्लोज कॉल? जब इसके ऑप्शंस अपन चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? ऑप्शंस इसके चेक करेंगे, तो बड़े ही नजदीक जो ऑप्शन थे वो आ रहे थे इसके। वो कौन कौन से हैं मैं बता देता हूं। देखो ऑप्शंस बड़े नजदीक आ रहे थे। देखो इधर
एक तो ऑप्शन आ रहा था 2192 मीटर, एक है 2192 सेंटीमीटर, एक है 219.3 मीटर। ठीक है, एक कौन सा आया, एक आया 219.2 मीटर। अब ये दोनों क्लोज कॉल में थे, यानी कि थर्ड एम्पायर की जरूरत पड़ेगी। थर्ड एम्पायर का मतलब बिल्कुल बारीक से चेक करना पड़ेगा इसको। ठीक है, आपको वेवलेंथ पूछ रहा है तो वेवलेंथ निकालिए C अपॉन लैम्बडा से, C अपॉन म्यू से। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1368 किलोहर्ट्ज। किलोहर्ट्ज का मतलब 10⁻³ हर्ट्ज। हर्ट्ज को मैं सेकंड इनवर्स लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, नहीं है। अब मीटर में पूछ रहा है तो अच्छा, एनसीईआरटी की खास बात और है। पहले क्या है, ये सॉरी अपने नीट की खास बात और क्या रही है, जैसी वैल्यू चाहिए वैसी वैल्यू ब्रैकेट में दे दी। नहीं, पहले क्या करता था, ये वैल्यू किसी में भी दे देता था, फिर वो कन्वर्ट करवाता था। इस बार नहीं किया है। इस बार क्या किया है, देखो 3 इंटू, आपको किसकी जरूरत थी, इसी की जरूरत थी, अरे इसी की तो जरूरत थी, और इसी को दे दिया ब्रैकेट में, काटो। यहां पे कितना बचेगा, 5 तो बचेगा, देखो 3 5 बच गया 10⁵। यानी कि आपको किसमें, हाँ जी 5 0 लगानी है। 1 2 3 4 5, राउंड ऑफ भी नहीं कर सकते ना, बहुत क्लोज कॉल है ये। ठीक है, बहुत क्लोज कॉल आ गया ये। तो कितना आ गया ये, 5 आ गया ना, तो 5 0 लगा दो आप, ये लगा दिया 5 0, और इसमें 1368 का भाग देंगे अपन। कितना देंगे, तो मैं देख लेता हूं एक बार कितना आ रहा है। हाँ, आप लोगों के लिए नहीं है ये, आपको तो पूरा ही करना था। ये 5 हो गया डिवाइडेड बाई, हाँ जी डिवाइडेड बाई कितना है 1368। तो ये लगभग लोगों देखो कितना क्लोज आया। इसका आंसर है 219.2987। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा 219.3 काइन में, मीटर में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, दिस वन। वेरी क्लोज कॉल। इसको अपन, ये क्वेश्चन ऐसा था जिसको आप छोड़ देते तो बहुत बढ़िया रहता था, क्योंकि टाइम कंज्यूम करेगा ये क्वेश्चन, और किया होगा कई स्टूडेंट होगा। ठीक है, नहीं है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते, ठीक है टाइम मिलेगा तो बाद में करेंगे। अगर 5 क्वेश्चन से ज्यादा छोड़ रहे हैं अपन तो बिल्कुल इस क्वेश्चन के ऊपर आइए, क्योंकि बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। फिजिक्स में तो इससे भी टफ क्वेश्चन आए होंगे। मैचिंग क्वेश्चन है। PCl5 PBP, क्यों, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, नहीं, SF6 ऑक्टाइडल बताने की जरूरत नहीं है। BF3 देखो अभी बोला है प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर बोला है ना BF3 में। मैंने क्या कहा था, एक क्वेश्चन का आंसर खुद बोल रहा है क्वेश्चन के उसमें लैंग्वेज में, और दूसरे का आंसर बता रहा है, खुद ही बता रहा है। BF3 इसके साथ, और बच गया स्क्वायर प्लेनर इसके साथ। तो ये मैचिंग चेक कर लेना आप। ठीक है, नहीं है। चलिए भाई, नेक्स्ट है डायहाइड्रल एंगल ऑफ लीस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ इथेन। इथेन का जो लीस्ट स्टेबल कंफर्मेशन होता है, देखो इथेन क्या होता है, इथेन ये होता है। ठीक है, नहीं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ये कार्बन ये हाइड्रोजन। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, खोल के लिखे तो। और ये डायहाइड्रल एंगल की बात कर रहा है, तो ये एक्चुअल में एंगल होता है बिटवीन टू प्लेन्स, दो प्लेन्स के बीच का एंगल। तो इसको अपन इसमें नहीं देख सकते, इसको हम कहीं में देखेंगे, न्यूमान प्रोजेक्शन में चेक करेंगे। तो लीस्ट स्टेबल कौन सा होता है, इसके पीछे वाला जस्ट। और डायहाइड्रल कितना एंगल मानते हैं अपन, यहां पे डायहाइड्रल एंगल मानते हैं अपन 0 डिग्री का मान लो, 120 का मान लो, है ना। 120 के बाद कितना आता है, 120 से कर दो, 240 का मान लो, और 360 का मान लो। अब इन चारों में से कौन सा ऑप्शन था, वो 0 डिग्री था। क्या था, 0 डिग्री। इस फॉर्म को अपन क्या बोलते हैं, एक्लिप्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्लिप्ड फॉर्म। और मोस्ट स्टेबल में कितना होता है, मोस्ट स्टेबल में आप चेक कर लो कितना होगा, 60, 180, बाकी के और देखो। ठीक है, 60, 180, ये सही है क्या, मैंने लिखा जो, हाँ 300, ठीक है। नेक्स्ट है मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर एक 6th क्लास के बच्चे को मैं ये समझा दूं कि मेटल क्या होता है,
तो और डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझा दूं तो वो इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेगा। ये नीट लाइक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है नहीं है। यहां पे एल्यूमिनियम क्रोमियम को डिस्प्लेस कर रहा है, चेक करो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आंसर 4 था क्या? ये क्वेश्चन लेवल का नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, ऐसे क्वेश्चन नहीं आना चाहिए नीट में, ठीक है नहीं है। मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म किसके द्वारा शो होती है भाई? बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में हमें ईथर दिख रहे हैं यहां पे, और मेटामेरिज्म के लिए कम से कम 4 कार्बन होने चाहिए। कौन सा आंसर है? ये रहा। जरूरत ही नहीं है कुछ करने की, मेटामेरिज्म के लिए मिनिमम 4 कार्बन होने जरूरी है, स्टेटमेंट पता होना चाहिए मेटामेरिज्म, ठीक है भाई। रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, सबसे गंदा क्वेश्चन, क्या पता कितनी बार पूछा गया है। मेयर रिलेशनशिप, कौन सा रिलेशनशिप? मेयर रिलेशनशिप। इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करना चाहिए था, ठीक है नहीं है, थोड़ा सा मॉडिफाइड, जैसे एक में आर दे देते, एक में एन आर दे देते तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता, करना चाहिए था ऑप्शंस में, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशनल पॉलीमराइजेशन। तो टेफ्लॉन जो होता है वो एडिशनल पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनता है, क्योंकि इसमें कोई भी बाई प्रोडक्ट नहीं निकलता है। बाई प्रोडक्ट में जैसे वाटर मॉलिक्यूल, कंडेंसेशन पॉलीमर में निकलते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, अमोनिया का मॉलिक्यूल निकल गया, एल्कोहल का मॉलिक्यूल निकल गया, जस्ट लाइक दिस, है ना। तो टेफ्लॉन में, क्योंकि टेफ्लॉन है ना, टेफ्लॉन किसका पॉलीमर है? इसका पॉलीमर है टेफ्लॉन, इसका पॉलीमर है, ये रहा पॉलीमर। तो ये कहां से बना है? ये बना हुआ है इससे, ट्वाइस CF2। इसके n मॉलिक्यूल क्या होंगे? एडिशनल पॉलीमराइजेशन में जाएंगे, तब जाके टेफ्लॉन का फॉर्मेशन होगा। टेफ्लॉन इज द करेक्ट आंसर। राइट ऑप्शन फॉर टिंडल इफेक्ट। तो बेसिकली टिंडल इफेक्ट कभी भी ट्रू सॉल्यूशंस के द्वारा शो नहीं होता, नहीं होता। तो यूरिया ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, स्टार्च ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, ग्लूकोज ट्रू सॉल्यूशन बनाता है, और NaCl जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि ये कौन सा सॉल्यूशन बनाएगा? बिल्कुल कोलोइड सॉल्यूशन बनाएगा, कोलोइडल सॉल्यूशन। अब बोलोगे सर कैसे पता? भैया कोलोइडल पार्टिकल के ऊपर चार्ज होता है नहीं होता? होता है सर, ये रहा, होता है नहीं होता? ये रहा NaCl, ठीक है नहीं है। तो कोलोइडल सॉल्यूशन NaCl द्वारा शो होगा। नंबर ऑफ BCC यूनिट इन ऑल 14 टाइप ऑफ ब्रेवियस लेटिस। तो इसको बताते हैं अपन, CTORHMT, याद है कुछ? HMT, C का मतलब क्या होता है बेटा? क्यूबिक, ठीक है। टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनल। तो मैं यही बताता हूं कि प्रिमिटिव टाइप तो सब में होती है भाई। टोटल आपकी कितनी होती है? टोटल कितनी होती है? टोटल 14 होती है, 7 तो सब में होती है, ठीक है नहीं है। और जो आपका ऑर्थोरोम्बिक है, ऑर्थोरोम्बिक में सारी होती है, ECC, BCC, FCC। और इसमें जो होती है वो कौन कौन सी होती है आपकी? इसमें जो होगी वो कौन कौन सी होगी आपकी? इसमें होगी BCC और आपकी कौन सी? ECC, FCC, ठीक है। नीचे से ऊपर वाली में ECC होती है, ऊपर से नीचे वाली में BCC होती है। तो BCC जगह कितनी जगह आ गई? BCC 3 जगह। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आएगा? 3। क्या आएगा? 3। बताया हुआ ट्रिक से करना, ठीक है नहीं है। करेक्ट फॉर बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के लिए इनमें से कौन सा कर्व करेक्ट है? तो पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि बॉयल्स लॉ जो होता है, कौन? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ को हम पीवी लॉ भी बोलते हैं, है ना, पीवी रिलेशन भी बोलते हैं, रिलेशन। और पीवी रिलेशन का मतलब हो गया कि ये एक तरीके की आइसोथर्म है। क्या है? आइसोथर्म। और पी और वी के बीच में थर्मोडायनेमिक्स में भी अपन ने देखा था कि इस टाइप का आइसोथर्म होता है। और जब भी ऐसा क्वेश्चन करना हो तो मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है? अलग अलग टेम्परेचर्स पे दिए हुए हों तो मैंने क्या सिखाया हुआ है कि आप चाहे प्रेशर के थ्रू चाहे वॉल्यूम के थ्रू एक सीधी लाइन खींच दो, खींच दिया, और फिर उसका इंडिकेशन लो, V1, V2 और V3 ले लिया इंडिकेशन। अब देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए। इसका मतलब हाईयर टेम्परेचर वाला ऊपर होगा, लोअर टेम्परेचर वाला आपका नीचे होगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम चेंज पर टेम्परेचर चेंज देख रहे हो। समझ में आई? तो यहां पे क्या होगा? V1, V2, V3 चेक कर लो आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाइयर टेम्परेचर होगा सेकंड, ये वाला 6 केल्विन। देखो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट कर रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, करो ये दो तो हो ही नहीं सकते, इन दोनों में से हो सकता है ये वाला हाइयर टेम्परेचर ऊपर। ठीक है भाई, चलें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नोबल गैस हैव इनर्टनेस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी। हाँ ये बात सही है कि नोबल गैस इनर्टनेस होती है, रिएक्टिविटी यानी रिएक्टिव नहीं होती, कुल मिला के बात ये रिएक्टिविटी की तरफ इनर्टनेस होती है। अब ये बोल रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, किसके केस में, नोबल गैस के केस में। नोबल गैस है वीक डिस्पर्सन फोर्स, बिल्कुल लंदन फोर्स होते हैं, सही स्टेटमेंट है। नोबल गैस है लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, लेती नहीं है, गेन नहीं करती, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगी। नोबल गैस आर स्प्रिंजली सोल्यूबल, बिल्कुल स्प्रिंजली सोल्यूबल है वाटर में, यहां पे बनेगा आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन जो वीकली डिसॉल्व होगा वाटर में, ये भी सही है। नोबल गैस है वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, बहुत गलत बात है, इतनी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नोबल गैस नहीं रखता है, ये क्वेश्चन भी नहीं आना चाहिए था, आंसर आपका यही रहेगा, ये क्वेश्चन भी नहीं आना चाहिए था एग्जाम में, और कुछ दे देते यार, सब जानते। देखो इधर वीक डिस्पर्सिव फोर्स दे रहे हैं और सॉलिड में ये कहा जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, क्यों, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है भाई, और यहां पे बोल रहे हैं कि डिस्पर्सिव फोर्स है स्ट्रॉन्ग, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है, तो बच्चा समझेगा नहीं कि पागल थोड़ी बच्चा भी रोटी खाता है, हाँ बादाम के साथ, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 16, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड इज यूज्ड टू हाईली प्योर मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए था क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल है, कंट्रोवर्शियल, देख लेना आप क्यों है कंट्रोवर्शियल में, क्यों फंसेगा मैं बता देता हूं। अगर आप मरकरी सोच रहे हो लिक्विड तो आपका आंसर डिस्टिलेशन आएगा, और अगर आप गैलियम सोच रहे हो, कौन सोच रहे हो, गैलियम, तो जॉन रिफाइनिंग आएगा। गैलियम का प्योरिफिकेशन किस फॉर्मेट में होता है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है गैलियम भी, और मरकरी भी होता है, तो आप देख लेना या तो आंसर ये जाएगा या आंसर ये जाएगा, क्लियर है, दोनों में से एक। छोड़ सकते थे इस क्वेश्चन को भी, छोड़ने लायक था, जरूरत नहीं थी कैलकुलेशन, इसको दिमाग लगाने की, क्योंकि अगर आपके नीट वालों ने ये माना है और आप ये करके आए हो तो गलत हो गई, आप ये करके आए हो नीट वालों ने ये माना है तो गलत हो गई, बात समझ में आई, तो ड्यूअल माइंड कर दिया यहां पे। दिस इज एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, कंट्रोवर्सी में जा सकता है लेकिन चांसेस लगता नहीं है, दोनों में से कोई सा भी होगा भैया, आपका कौन जाने, नीट वाले जाने। ट्रिटियम ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन एमिट, ट्रिटियम क्या एमिट करता है, बीटा पार्टिकल, क्यों करता है, देखो ट्रिटियम ये है और ट्रिटियम किसमें कन्वर्ट होना चाहता है, हीलियम में कन्वर्ट होना चाहता है, किसमें कन्वर्ट होना चाहिए, होना चाहता है, तो यहां पे हुआ क्या, यहां पे हुआ क्या, आपका एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, और जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो सब कुछ बैलेंस हो गया आपका देखो बैलेंस हो गया, आपका इधर बैलेंस हो गया, तो यहां पे आपका बीटा पार्टिकल बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा, साथ में निकलेगा न्यूट्रिनो स्पिन को बैलेंस करने के लिए, तो बीटा पार्टिकल आंसर आएगा, क्लियर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये भी। कोवलेंट एंड सोल्यूबल ऑर्गेनिक, हाँ तो आप यहां पे फजान रूल लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, फजान रूल, जिसकी साइज छोटी इनमें से, क्योंकि एक ही ग्रुप के जिसकी साइज छोटी वो ज्यादा पोलराइजेशन करेगा किसका, एनायन का, और ज्यादा पोलराइजेशन करेगा तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएंगे, और कोवलेंट कैरेक्टर जिसमें ज्यादा होते हैं वो ऑर्गेनिक में ज्यादा रिजोल्व होता है, तो BeCl2 इज द करेक्ट आंसर, फजान रूल से हो सकता था ये क्वेश्चन क्या पता कितनी बार आ चुका है, इसका आंसर मैं बता देता हूं, 7 पॉइंट, बिल्कुल सिंपल है। पहले तो ये देखो कि ये किस प्रकार का है, बोले सर वीक एसिड और वीक बेस, तो बढ़िया है ना, तो अपना क्या है, प्लस 1/2 pKa माइनस pKb, मैं जहां तक मानता हूं ये 1/2 90% लोग भूल गए होंगे और ये करके आए होंगे 8.5, नहीं करना, पहले आप डिफरेंस लो इसका, 7 प्लस 1/2, इसका डिफरेंस जो आएगा 4.77 माइनस 3.27, तो डिफरेंस जो आ रहा है इसका 1.5 के आसपास आ रहा है, 1.5 में आप क्या करोगे बेटा, हाँ जी 0.75, तो ये 0.75 आ गया, तो आंसर आ गया 7.75, बहुत इजी क्वेश्चन था,
इतने इजी क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना इजी क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन तो पूछो ही मत, इसका तो मैं ही जवाब दूंगा 390 के आसपास। दिमाग मत लगाओ, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या समझाया हुआ है आपको, देखो आराम से समझना कि NaCl HCl और एसिटिक एसिड, मैंने आपको बोला है कभी भी ऐसे आ जाए फोर्थ पूछे तो आपको रिएक्शन लिखनी होती है, तो रिएक्शन जिसको रिक्वायर्ड है उसको पहले लो आप, और जो आयन इसमें आ गया उसको रिपीट मत होने दो। यानी कि यहां पे कौन आएगा, NaCl आएगा। ठीक है भाई, यहां पे HCl आ गया, यहां पे क्या आ गया, सोडियम एसिटेट आ गया। ठीक है भाई, तो यहां पे क्या है बेटा, एसिटिक एसिड का पता नहीं है, अपन को एक्स मान लेते हैं। अच्छा ये चेक कर लो बैलेंस है कि नहीं है, सबसे बड़ी बात बैलेंस चेक करना जरूरी है। तो NaCl का कितना है 126, रफली ले लो, पूरा करने की जरूरत नहीं है। HCl का कितना है 426, इसका कितना है 91। तो जब इसको अपन टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, हाँ जी सही लिखा है क्या, NaCl का HCl का ठीक है, ये सब सही लिखा है। तो इसका आ गया 7, इसका आ गया आपका 1 और इसका आ गया 517 और -126 करके देखो, देखिए लगभग 390 के आसपास आएगा। तो ऑप्शन चेक कर लेना, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये। ठीक है नहीं, इलेक्ट्रो का, हाँ जी ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये पूछ रहा है कि भाई एसीटोन ने इससे रिएक्शन की है, किससे, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और हाइड्रोलाइसिस करवाया, तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम क्या होगा। आईयूपीएसी नाम दे रखे थे, ये एसीटोन है और ये आपका इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। तो ऑर्गेनोमेट्रिक कंपाउंड होते हैं, वो न्यूक्लियोफिलिक नेचर के होते हैं, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, बिल्कुल करेगा, करने दो। क्या बनेगा, बोले सर इथाइल ग्रुप जुड़ गया, जुड़ जाने दो, OMgX या क्या है भाई Br है। हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, बिल्कुल करवाएंगे हाइड्रोलाइसिस, अल्कोहल बन गया, अल्कोहल बन गया। अब इसमें आपको क्या करना है, नंबरिंग करनी है, नंबरिंग करो, चेक करो 1 2 3 और 4। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, तो 4 कार्बन का है इसलिए अपन इसको ब्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ब्यूट। आप चाहो तो ब्यूटेन लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ब्यूटेन और 2 ओल है, ये 2 पे ओल और आपका 2 पर ही मिथाइल है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। आराम से चेक करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो भाई, ये भी हो गया। नेक्स्ट ये देखो, ये पूछ रहा है कि मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। HBr तो दिख गया, लेकिन प्रोक्साइड दिखा नहीं दिखा, प्रोक्साइड दिख गया, तो प्रोक्साइड एंटी मार्कोनी ऑफ एडिशन करवाएगा, खरास इफेक्ट का एग्जांपल है ये। तो इलेक्ट्रॉन जिधर घूमने चाहिए उसके अपोजिट घुमा दो और H वहीं लगा दो, सीधा सीधा तरीका है, जिधर इलेक्ट्रॉन घूमने चाहिए उसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन घुमा दो, H वहां लगा दो और Br उसके अपोजिट लगा दो। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल सा था। नेक्स्ट है ये वाली, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पूछ रहा है, बहुत बढ़िया बात है ये। ठीक है नहीं है, तो ये तो आइसोथर्मल के लिए है, इस प्रकार का नहीं होता। ये एंडोथर्मिक का है, ये भी एंडोथर्मिक का है, और ये भी, ये क्या है, एक्सोथर्मिक का है। एक ही ऑप्शन था, आंसर ये आएगा। अब सुनना एक्चुअल में ये क्या है, कैसे निकाला मैंने, तो ये जो डेल्टा एच अपन रिएक्शन निकालते हैं, डेल्टा एच जो रिएक्शन निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं, ये अपन निकालते हैं समीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समीशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो आप ये चेक करोगे कि नेगेटिव कब आ रहा है, जब रिएक्टेंट की एंथैल्पी, जो रिएक्टेंट है उनकी एंथैल्पी का सम क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, तब जाके डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। नेगेटिव कब होगा, जब डेल्टा समीशन एच आर इज ग्रेटर देन समीशन एच पी। तो इसमें चेक कर लो रिएक्टेंट का किसका हाई है, बोले सर यहां पे आई है, तो यहां पे आई है, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे आप, ये पूछ रहा है कि 2,4 डाइमिथाइल डेक, डेक का मतलब 10 कार्बन, बढ़ाओ 10 कार्बन। हाँ जी देखो, अब वो क्वेश्चन ही देख लेते हैं अपन। 10 कार्बन का बनाना है अपन को, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बना दिया 10 कार्बन का। क्या बोल रहा है, आराम सुनो, क्या है, 2 पर मिथाइल ग्रुप है तो लगाओ 2 पर मिथाइल, 6 पर मिथाइल है लगाओ साहब, लगा दिया, और 4 पर इन है तो लगाओ साहब, मिल गया आंसर। सिस ट्रांस बोलता तो थोड़ी और समस्या हो जाती है, देना चाहिए था स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक ही क्वेश्चन आया वो कंफर्मेशन से, देना चाहिए था। तो यहां पे सिस ट्रांस अगर इजेड भी कर देता तो मजा आ जाता इस क्वेश्चन में, आता नहीं आता, ठीक है भाई। नेक्स्ट है
दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी यही है। और जैसे जैसे अपन साइज बढ़ाते हैं F2I, डाउन द ग्रुप बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ H2HF डिक्रीज होती है और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। चले भाई, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन 2-ब्रोमोपेंटेन, तो 2-ब्रोमोपेंटेन के डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से करवाएंगे, पेंट 2 इन बन रही है। तो पहले स्ट्रक्चर तो बनाओ इसकी, 1 2 3 4 5, चेक करो Br, अच्छा यहां क्यों लगाया मैंने Br, 2 पे लगाना था Br। अब इसके दो प्रोडक्ट हो सकते हैं, कब, जब HBr निकल सकता है, एक तो ये वाला प्रोडक्ट हो सकता है, एक ये वाला प्रोडक्ट हो सकता है। तो आपको पता है कि ये वाला जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होता है वो सेजेब होता है, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होता है हाफ मान। तो ये 2 पेंटीन है, शायद पेंट 2 इन है, तो इसका मतलब सेजेब आंसर आएगा। ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आना चाहिए था, बहुत रद्दी क्वेश्चन है ये भी, ठीक है नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाँ ये क्वेश्चन ठीक है लेकिन इजी है ये भी, ठीक है नहीं है। बाई वेट, तो कार्बन का कितना है भाई, निकाल लो, ये कितना है 22 डिवाइडेड बाई 1, तो 12 जो 36 बार 60 72 6.72 के बाद कितना बच गया, 6 12 60, 6.5 के आसपास आ गया, ये 22 आ गया। और इसका जब रेशियो देखेंगे, कार्बन का रेशियो और हाइड्रोजन का रेशियो आपके पास कितना आएगा, 7 मान लो 7 की 21, 1:3 का रेशियो आ गया। तो 1:3 का रेशियो कहां है, CH3 मिल गया, ये इंपेरिकल फॉर्मूला बन गया। कर सकते हो ये क्वेश्चन भी, बहुत इजी क्वेश्चन था। आरबीसी विटामिन B2 का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड ब्लास्ट फर्नेस, ये ध्यान रखना, ये 2200 केल्विन तक जाता है। एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन लिखा हुआ है, ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर 2200 केल्विन तक जाता है, ठीक है नहीं है। चले, इनकरेक्ट पूछ रहा है। लेंथेनाइड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बिल्कुल मेटल है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट के होंगे। हाईली रिएक्टिव मेटल है, बिल्कुल फाइनली डिवाइडेड होंगे तो कैटलिस्ट की तरह काम करेंगे। एक्टिनोइड कंडक्शन इज ग्रेटर फॉर एलिमेंट टू एलिमेंट देन, बिल्कुल सही बात है ये भी। मोस्ट ऑफ ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड आयन आर कलरलेस, ये गलत बात है। ट्राइवेलेंट लेंथेनाइड आयंस जो होते हैं उनमें केवल और केवल कुछ ऐसे होते हैं जैसे जिनका कॉन्फ़िगरेशन 0 है, 1 है, 7 है, 14 है, वो कलरलेस होते हैं, बाकी ये सारे कलरफुल होते हैं। और यहां के कलर की खास बात क्या है, इन लेंथेनाइड आयंस का कलर जो है वो लिगेंड्स पर डिपेंड नहीं करता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करता है जो मेटल में प्रेजेंट है, ठीक है भाई। तो आपका आंसर क्या जाएगा, 4th हो जाएगा। चले भाई, हाँ जी, ये पूछना चाह रहा है कि BeCl2 की स्ट्रक्चर क्या होगी सॉलिड और वेपर में। तो वेपर का मेरे को पता है कि वेपर में कैसी होती है, डाइमर की फॉर्मेट में होती है। कैसी होती है, डाइमर की फॉर्मेट में होती है, गलती लिख दिया मैंने, ठीक है। कैसी फॉर्मेट में होती है, डाइमर की फॉर्मेट में होती है, जस्ट लाइक दिस, है ना, ऐसे होती है। इसको सीधा देखना, ऐसे होती है डाइमर की फॉर्मेट में। और वेपर फेज में ये चेन की तरह होती है, तो इसका थर्ड आंसर आएगा चेन एंड डाइमर। चले भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव, क्या बोल दिया यहां पे, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, क्लोज है ना, क्यूबिक क्लोज यूनिट्स है। तो HCP में हम बात करते हैं, देखो HCP हो चाहे HCP हो, FCC ये हो चाहे FCC हो, इसी को अपन क्या बोल देते हैं, CCP। इनमें एक चीज बताई हुई है कि जब इनमें n एटम पर यूनिट सेल आते हैं, n एटम पर यूनिट सेल आते हैं, तो उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड और उससे डबल टेट्राहेड्रल वॉइड पाए जाते हैं। तो HCP में 6 एटम पर यूनिट सेल होते हैं। कितने होते हैं, 6 एटम पर यूनिट सेल। तो आप चेक कर लो, पहले टेट्राहेड्रल बोल रहा है तो 12 चेक करो, 12 कहां है, ये सेकंड आंसर। यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड तो इसमें होंगे 12 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होंगे ओनली 6, ठीक है भाई। नेक्स्ट है 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, इतने में देखो अब वॉल्यूम सेल है और अपन क्या लिखते हैं, पाई NRT, है ना, NRT, ये तो है कंसंट्रेशन बनाता है ना। तो ये क्या है, ग्राम
डब्ल्यू ग्राम, वी को हटाओ, मोलिकुलर वेट है ना, मोलिकुलर वेट आरटी अपॉन वी, सब चीज कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, मोलिकुलर वेट के प्रोपोर्शनल हो गया। जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम, या जिसका मोलिकुलर वेट कम उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, तो P2 का ज्यादा आएगा, ये तो बहुत है, ये बहुत ज्यादा है, तो फिर उसके बाद P1 आ जाएगा। अच्छा डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ रहा है, तो डिक्रीजिंग में बता रहा हूं मैं, घटते हुए, तो ये आपका आंसर होना चाहिए था। समझ में आई, मोलिकुलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट 1 डिग्री एमीन, दिमाग मतलब हो 2 डिग्री एमीन भी रिएक्ट करती है, लेकिन ये शायद मेरे हिसाब से जो एल्कली बोल रहा है वो डिजोल्व होता है, और डिजोल्व जो बनाएगा हिंसबर्ग रिएजेंट कौन होता है, PHSO2Cl, यानी कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट होता है। तो यहाँ पे 1 डिग्री एमीन कौन सा है, चेक करना, ठीक है। नहीं है होने को ये भी कर सकता है, इसके साथ तो रिएक्ट ही नहीं करेगा, और ये NO2 है, इसके साथ भी नहीं करेगा, कर जाता है रिएक्टेंट, लेकिन जो सॉलिड बनता है वो एल्कली में कैसा रहता है, अनडिजोल्व रहता है, डिजोल्व नहीं होता। अगर अनडिजोल्व होता तो फोर्थ आंसर होता, ठीक है। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड बेंजीन टू ऑक्टेन इन मोलर रेशियो। देखो मोलर रेशियो दे दिया तो मोल फ्रैक्शन निकालने में दिक्कत नहीं होगी, और इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर दे दिया, टोटल वेपर प्रेशर की पूछ रहा है, वाह। तो पी टोटल का फॉर्मूला क्या बनेगा, पी टोटल का बनेगा PA प्लस PB, यही बनता है बेटा, XA PA नोट XB PB नोट, ठीक है भाई। तो सब कुछ दिया हुआ है, आपको ये क्या करना है, 3/5 इन दोनों को जोड़ोगे, टोटल मोल से डिवाइड करोगे तो मोल फ्रैक्शन बन जाएगा। इसका 280 दिया हुआ है, प्लस आपका 2 डिवाइडेड बाई 5, इसका 420 दिया हुआ है। जब इसको कैलकुलेट करोगे ये भी 168 आएगा, इसको कैलकुलेट करोगे 168 आएगा, तो आपका 336 जो होगा mmHg जो है पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। ये समझ में आया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है मैचिंग क्वेश्चन है, मैंने क्या कहा था, मैचिंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा गड़बड़ की है इन्होंने। देखो इधर यहां पे आप देखोगे तो 3 कॉपर, ये आयरन +2 है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे भी +2 में है, यहाँ पे +3 में है, यहाँ पे +2 में है, यहाँ पे आपका +3 में है, और यहाँ पे +2 में है। जबकि आप देखोगे ये कैसा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड आ रहा है। लिगेंड साइनाइड चेक करो, ये भी लो स्पिन है, लो स्पिन। अब आयरन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 3d6 4s2 होता है। कितना होता है, 3d6 4s2। आप सोचो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो जो 6 इलेक्ट्रॉन है वो कैसे भरे जाएंगे, 1 2 3 ऐसे भरे जाएंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 बचेगा, और इसका मैग्नेटिक मूवमेंट भी 0 हो जाएगा। इसका ये है, और इसका क्या आएगा, इसका फिर ये आएगा, क्योंकि एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा उसमें, क्योंकि वो कॉन्फ़िगरेशन D5 है। कौन सा है, D5। तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन तो बचेगा ही बचेगा उसमें, डेफिनेट रूप से। ये देखो बच गया ना एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, D5 कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था ये, ठीक है नहीं है। हाँ, और इसमें आप चेक कर लो, और मैक्सिमम अनपेड किसमें आएंगे, 5 अनपेड इसमें है, इसमें 5 अनपेड है, 5 अनपेड है, तो ये इससे मिलेगा, और फाइनली जो है आप इसको इससे मिला दोगे। तो इस हिसाब से मैचिंग होनी थी, ये अनपेड इलेक्ट्रॉनों की कहानी थी, अनपेड इलेक्ट्रॉनों से आसानी से सोल्व हो जाती है। नॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये सबसे गंदा क्वेश्चन है, ये भी बहुत गंदा क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि देखो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट कर दिया, नोट पूछ रहा है, अलग अलग एटॉमिक नंबर है, तो आंसर ये जाएगा बिना सोचे समझे। ऐसे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए थे। दिस इज नॉट ए लेवल ऑफ नीट एग्जाम, समझ में, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आने चाहिए थे। नॉन पोलर इन नेचर, तो ये SbCl5 है, TBP स्ट्रक्चर है। तो आपको बताई हुई जितनी भी परफेक्ट स्ट्रक्चर होती हैं वो कैसी होती हैं, हाँ नॉन प्लेनर होती हैं। सॉरी, नॉन प्लेनर पूछ रहा है, ये पोलर पूछ रहा है, प्लेन पूछ रहा है, नॉन पोलर पूछ रहा है, तो ये TBP स्ट्रक्चर है। TBP स्ट्रक्चर जो है आपकी नॉन पोलर होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये परफेक्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे इसकी भी मैचिंग है, तो ये देखो क्या दे रखा है, घटमान कोच मिल गया। HVZ कौन सी है, ये रही HVZ, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन।
ये देखो कौन सी रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन, मिलाओ इसके साथ और लास्ट में एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन जिसको पता है हो जाएगा क्वेश्चन आराम से, इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, मैचिंग पूछ रहा है, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है नहीं है। यहां पे खास बात क्या है, पूछा गया है कि ये रिएक्शंस हैं, ये एसिड रेन, स्मोक, ओजोन डिप्लीशन, ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ओजोन डिप्लीशन किससे होता है सर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस से होता है, याद है क्या फ्री होता है वहां पे, क्लोरीन रेडिकल। तो ऐसी कौन सी रिएक्शन है जहां पे क्लोरीन रेडिकल फ्री हो रही है, वो ओजोन के साथ मैच करेगी। समझ में आई बात, नहीं आई, क्लियर है, ठीक है। सर स्मोक, नाइट्रोजन NO2 नहीं होना चाहिए, बोले स्मोक फॉर्मेशन, ये रहा स्मोक फॉर्मेशन। सर कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, एसिड रेन, ताजमहल, अरे एनसीईआरटी में तो फोटो दी हुई है ताजमहल की। तो सी बाइंड होएगा किसके साथ, ए के साथ। अब बच गया बेचारा ए, तो ये जो फोर्थ वाला है वो ए के साथ मैच हो जाएगा, क्यों, ये टोपोस्फेरिक पोल्यूशन की कैटेगरी में आता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बिल्कुल इजी। लेकिन हाँ इस टाइप की कंटेंट होनी चाहिए एनसीईआरटी में, 2 4 5 क्वेश्चन इस टाइप के होने चाहिए, ठीक है नहीं है। जैसे फंडेंस वाला क्वेश्चन था, ठीक क्वेश्चन था वो। नेक्स्ट है स्लोप ऑफ LNK वर्सेस 1/T फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कितना है, माइनस में दे रखा है। तो अपन अच्छी तरह जानते हैं कि आपकी जो आरएनएस इक्वेशन होती है वो होती है ए, हाँ जी, एक्सपोनेंशियल माइनस EA अपॉन RT। और जब इसका नेचुरल लॉग लेते हैं अपन, LNK आता है, LNA आता है माइनस EA अपॉन R.1/T आता है। तो आपने जो कर्व ड्रॉ किया है वो कर्व किसके बीच में खींचा है, LNK और 1/T के बीच में खींचा है। लॉग के बीच में होता तो 2.303 का भी रोल आ जाता। तो यहां पे जो स्लोप आएगा वो इस प्रकार का आएगा, और ये जो स्लोप है -m, ये किसके बराबर है, -EA अपॉन RK। और आपको पता ही है कि एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए आप स्लोप की वैल्यू रखो, यहां पे रखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, छोड़ो उसको भी हटाओ, ठीक है नहीं है। तो प्लस में आएगा 5 × 10⁻³ इंटू की जरूरत कहां है, तो स्लोप लिखा है ना अपन ने के, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है और इसकी वैल्यू दे रखी है 8.314। तो मैं तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो आप इसको, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो आप। ये हटाओ, इसको हटाओ, यहां से हटा दो, 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है नहीं है। तो ये आंसर शायद किलो जूल में पूछ रहा है, क्या में पूछ रहा है, किलो जूल में पूछ रहा है। तो इसका जो आंसर आएगा वो किलो जूल में कितना आएगा, लगभग 41 के आसपास आएगा, चेक कर लेना एक बार, ठीक है नहीं, 40-41 के आसपास आएगा, 8.40 40-41 के आसपास चेक कर लेना, वो किलो जूल में आएगा, माइनस में नहीं आएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट है फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है तो एंट्रोपी चेंज क्या नहीं होती है आपकी, जीरो नहीं होती, पॉजिटिव होती है। क्लासियस इनइक्वालिटी क्या होती है, क्लासियस। लेकिन आइसोथर्मल ये बोल रहा है, तो आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो होता है, तो आपका आंसर ये जाएगा। दिख गया आपको, और कोई ऑप्शन मैच ही नहीं हो रहा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट इन। तो आपको अच्छी तरह पता है एसिडिक स्ट्रेंथ से हाइड्राइड हो, ऑक्साइड हो, इंक्रीज होती है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी इंक्रीज हो रही है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये गलत है। क्यों, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी की, एसिडिक स्ट्रेंथ तो बढ़ेगा, तो पी की घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा, ये तो बढ़ा रहा है, गलत, फोर्थ आंसर, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखोगे आप, ये क्वेश्चन पूछा था NaBH4, तो एस्टर को हाथ भी नहीं लगाता है। एस्टर कौन है, मां सीता है, किसके लिए, सोडियम बोरोहाइड्रेट के लिए, हाँ सही है कि नहीं है। तो किसको रिड्यूस करेगा, चेक करो आराम से, ये देखो, दिस वन विल बी प्रोडक्ट फॉर दिस सीक्वेंस, चेक कर लेना एक बार, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट है, टोटल प्रेशर दे रखा है आपको इन ए मिक्सचर ऑफ 4 ग्राम, टोटल प्रेशर 1 लीटर पूछ रहा है, PV = nRT लगेगा, ये दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। nRT, तो n की वैल्यू अपन लेके आते हैं, n की वैल्यू की है 4 डिवाइडेड बाई कितना दूं, 32 प्लस 2 डिवाइडेड बाई, सही लिखा है क्या मैंने ये, हाँ सही लिखा है, क्या लिखा, और ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई 2, ये तो हो गए n, मोल बना दिया, ग्राम दे रखा है, मोलिकुलर वेट से डिवाइड कर दिया, ऐड कर दिया, टोटल मोल आ गई है।
और आपका आर की वैल्यू 0.821 नहीं 0.0821 इंटू कितना, देखो सब जचा जचाया दे रखा है 273, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 22.4 के आसपास आएगा लगभग, और 22.4 को इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा, क्योंकि यहां पे वॉल्यूम जो है 1 लीटर दे रखा है, ठीक है कि नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 25.18 के आसपास आएगा, चेक कर लेना एक बार, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखो आप गौर से, डायजोटाइजेशन करवा दिया और डायजोटाइजेशन को फिर रिड्यूस करवा दिया, किसमें, बेंजीन में। कौन काम करेगा, इसके लिए दो ही पैदा हुए दुनिया में, या तो ये या ये HPO3 या HPO2, ये दो ही पैदा हुए हैं जो ये काम करवा सकते हैं। तो आपको इथाइल अल्कोहल मिल गया होगा ऑप्शन में, ठीक है नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, सबसे रद्दी क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन है, बच्चे को बताया कि NaOH के साथ कैल्शियम ऑक्साइड को यूज में लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया, पता नहीं क्या क्या डाल रखा था, डाइवल H फलाना H, जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलर कंडक्टिविटी, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है नहीं है। इसका आंसर तो मैं बता देता हूं, ये वाला आना चाहिए फर्स्ट, तरीका मैं बता दूंगा, 16 आपको करना है, ठीक है नहीं है। सबसे पहले एक काम करो, इसका तो टोटल करके निकाल के रखो, क्यों, क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी आपको दे रखी है इसकी, और डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है, डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब Kd पूछ रहा है, और Kd होता है वीक एसिड का C अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा को तो अपन इग्नोर कर जाएंगे, इससे निकालेंगे। अल्फा किससे निकलेगा, बोले अल्फा लैम्डा Vm अपॉन लैम्डा नॉट m से निकलता है सर। लैम्डा Vm कहां से दे रखे हैं, अरे दे रखी है ना, इतनी कंसंट्रेशन पे ये दे रखी है, कंसंट्रेशन का रोल यहां आ जाएगा, तो पॉइंट कितना है 007 इंटू अल्फा लाता हूं, अल्फा लाएंगे अपन, कितना है 20, और यूनिट 7 है, यूनिट 7 कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 400 होगा ये। बोले सर 200 डिवाइडेड बाई 400 है ना, 400 इसका स्क्वायर हटाओ, 2/1 कितना गया, 1/20 आ गया, 1/20 0.07 इंटू 1/20 का स्क्वायर, तो ये हो गया 0.007 इंटू डिवाइडेड बाई कितना आ गया 400 हो गया, कि ये 400। जब इसको सोल्व करोगे ना आप, तो 10 की पावर, देखो आराम से 7 में 4 से डिवाइड करो, 10 की पावर -5 मैंने लगा दिया, तो ये पहला ही आंसर मैच करेगा, कर सकते हो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था यार, इतना इजी क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन आ गया, ये इटार्ड ऑक्सीडेशन है भाई, केमोनोफोर लेते हैं अपन, तो इसको यहां पे कोई भी कार्बनिक ग्रुप हो, चाहे एक कार्बन को, चाहे 20 कार्बन को, सबकी धज्जियां उड़ा के COH में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन क्रोमिल क्लोराइड ऑक्सीडेशन या इटार्ड ऑक्सीडेशन ऐसा नहीं करता। इटार्ड क्या करता है, पहले इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है इस टाइप का, ये थोड़ा सा अजीब सा दे दिया, क्योंकि हमें बुक्स वगैरह में जो है, या हम भी बताते हैं बच्चों को, तो वो इस प्रकार से बताते हैं, CH3 ट्वाइस CO2 Cl2, इसी प्रकार का कॉम्प्लेक्स बताते हैं। अब की बार क्या किया, 2 हाइड्रोजन यहां से हटा दिया, एक अंदर डाल दिया, नहीं समझ में, उसको ट्वाइस कर दिया, फिर इसका हाइड्रोलाइसिस होता है, तब जाके आपका बेंजल्डिहाइड बनता है, समझ में आई। तो इसका आंसर कौन सा जाएगा, 3rd। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा, और कितना आपके समझ में आया। क्वेश्चन एक कंट्रोवर्शियल है, वो क्यों है वो आपको बता दिया है, बाकी के सारे क्वेश्चन बिल्कुल आराम से हो रहे थे, फटाफट हो रहे थे। मैंने भी शायद एक्सप्लेनेशन ये 50 मिनट में कंप्लीट कर दिया, ठीक है, नहीं तो 50 क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन 50 मिनट में, तो ये करने लायक क्वेश्चन थे 40 मिनट में, केवल 40 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाने चाहिए थे 50 क्वेश्चन, बाकी करने आपको 45 ही थे, ठीक है नहीं है। और अगर उस क्वेश्चन को स्किप कर दे, 2 क्वेश्चनों को स्किप कर दे जिनमें ज्यादा दिमाग लग रहे थे, जैसे ये भी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, इसको भी स्किप कर सकते थे अपन, तो ये क्वेश्चन, ये जो पेपर था लगभग 30 से 35 मिनट का था, इससे ज्यादा का नहीं था, ठीक है नहीं है। तो आई थिंक मैं ये सोच सकता हूं कि आपके बढ़िया मार्क्स आ रहे होंगे, और कट ऑफ थोड़ी हाई जाएगी, ये मान के चलो आप 670 680 वाला सेफ है, ठीक है नहीं है, इससे ज्यादा ही आना चाहिए। चलें तो मिलते हैं आपसे
नेक्स्ट। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।